जय श्री राम और होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो होली का एक ऐसा त्यौहार है हम इंडियंस के लिए कि वो मिलजुल के एकदम अपनी उत्साह से पूरी जोश होशो हवास में सब पूरा मिल के एकदम हम होली का त्यौहार मनाते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है कि हम सारे मिलजुल के मनाते हैं, हम त्यौहार में मज़ा करते हैं। तो आज होली का त्यौहार है और फ़िलहाल तो हम अभी हॉस्टल में हैं, हम इस बार होली का त्यौहार नहीं मना रहे। उसका कुछ XYZ रीज़न है। रीज़न को हटा के आज मैं आप सभी से कुछ बात करने वाला हूँ और ये बात और ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि जो बच्चे नीट में 150 नंबर से 450 नंबर मतलब 150 मार्क्स टू 450 मार्क्स तक स्कोर कर रहा है नीट यूजी एग्ज़ाम में, उसके लिए आगे और क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और उसके लिए आगे क्या और चांसेस हैं, क्या तरीके हैं, किस तरीके से वो आगे उनको बढ़ना चाहिए, क्या सोच के आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज़ मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि एक नीट एस्पिरेंट्स हैं और नीट एस्पिरेंट होते हुए उन्हें ये सारी चीज़ें देखनी है कि हाँ, अगर मुझसे ये नीट निकल जाता है, अगर मुझे नीट में 600 प्लस या गवर्नमेंट सीट मिल जाती है तो मुझे क्या करना चाहिए। और वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं मिल पाती, तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा अच्छी है कि हाँ, अगर मैं अभी नहीं क्लियर कर पाऊँगा अपना नीट का पेपर या मैं नीट एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाऊँगा तो मैं क्या करूँ, मेरे पास क्या और तरीके हैं, मेरे पास क्या और ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जिसके थ्रू मैं अपना ड्रीम परस्यू कर पाऊँगा। तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने वीडियो में एक बार फिर से। और इस वीडियो में मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे नीट में 150 मार्क्स 150 मार्क्स टू 450 मार्क्स तक लेके आ रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए आगे क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो ये वीडियो बहुत छोटी सी होगी, छोटी चीज़ों में छोटे से टाइम में मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ समझाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम एंड तक देखना, ताकि आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ आएँ और आपको ये वीडियो देख के आपको कुछ फ़ायदा हो, आपको इंटरेस्ट आए इन चीज़ों में। तो चालू करते हैं हमारे इस वीडियो को और भगवान श्री राम का आशीर्वाद है हम पे, तो हम सारी चीज़ें अच्छे से आपको बता देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि प्राइवेट कॉलेज इंडिया में हमें मिलता है। अगर हम 150 नंबर से 220 नंबर तक लेके आते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है कि हाँ, इसके थ्रू हम प्राइवेट कॉलेज जो कि हम इंडिया में होती है वो कॉलेज हम ले सकते हैं। पर इस कॉलेज लेने के लिए हमारे पास एक ड्रॉबैक होता है। ये ड्रॉबैक क्या होता है? सबसे पहली ड्रॉबैक ये होती है कि हमें इन कॉलेजेस को डोनेशंस देने पड़ते हैं। डोनेशंस के बाद हमारे जो हॉस्टल की फ़ीस होती है, हमारी जो एडमिशन फ़ीस होती है, हमारी जो यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके जो आपका 5 साल का टोटल खर्च बैठता है, जो आपका 5 साल का टोटल एक्सपेंस बैठता है, वो अराउंड 1 करोड़ टू 1.5 करोड़ तक जाता है। अब ये जो 1 करोड़ और 1.5 करोड़ है, ये दोनों बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट है। ये छोटी अमाउंट नहीं है कि कोई भी एक नॉर्मल फैमिली आके ये चीज़ को अफोर्ड कर दिया और चलो ठीक है, हाँ हाँ हम अपने बच्चों को दिलवा देते हैं, ये ऐसी बात नहीं होती है। ये अगर आप देखा जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली या एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है कि वो आपको इन चीज़ों के लिए आपको हाँ कह देंगे या आपको उस कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे। तो ये ऑप्शन जो है ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं कि नहीं प्लीज़, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये कॉलेज नहीं ले सकता। और ये ऑप्शन क्लोज हो जाता है यहीं तक। और फिर हमारे पास आती है दूसरी ऑप्शन जो कि ड्रॉप होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ड्रॉप शब्द है ना, ये एक वर्ड ऐसा है कि आप समझ सकते हो कि एक जाल की तरह है। ये बच्चे को पहले 1 साल के जाल में फंसाता है, फिर दूसरे साल के जाल में फंसाता है, फिर तीसरे साल के जाल में फंसाता है, और इस तरह करते 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 बच्चे अपने बहुत सारे ईयर्स ख़राब कर देते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट इतना बताऊंगा कि जो ड्रॉप लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कब ड्रॉप लेना चाहिए और किस बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए। तो देखो, जो स्टूडेंट्स आज की डेट में 500 या फिर 400, मतलब पकड़ लो 400 टू 500 के रेंज में मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, मैं उनको रेकमेंड करूंगा, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि आप है ना प्लीज़ आप प्लीज़
एक बार और ड्रॉप ले लो, एक बार और अपना बेस्ट दे दो, ताकि उसमें आप उन बच्चों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप एक अपना सीट ऑक्यूपाई कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट मिल जाएंगी, इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि जो बच्चे 150 नंबर से 300 नंबर तक लेके आ रहे हैं, अगर वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि हाँ मैं फिर से एक बार ड्रॉप लेना चाहता हूँ, मैं फिर से एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, मैं एक बार वापस से अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, तो मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप ड्रॉप ना लें, क्योंकि ये कहने वाली बात नहीं है, ये करके दिखाने वाली बात है। और जो 200 नंबर से 600 नंबर तक का जंप होता है ना, वो एक बहुत छोटी सी जंप नहीं होती है, वो एक बड़े लेवल पे जंप होता है। और ये जो नीट का एग्ज़ाम है ना, ये बहुत छोटी लेवल पे नहीं होती एग्ज़ाम, ये नेशनल एग्ज़ाम है, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया के बच्चे देते हैं। इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि आप 200 से लेके 600 तक जंप करने में आपको बहुत मेहनत लगेगी और बहुत हार्ड है ये। तो मैं इसलिए उन बच्चों को रेकमेंड नहीं करूँगा जो बच्चे 150 नंबर से 600 नंबर पे जंप करना चाहते हैं, उनको मैं ये चीज़ रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस साल ड्रॉप मत लो। आपके लिए और ऑप्शंस हैं कि आप आगे कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़, छोटी सी पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो MBBS जो प्रोफेशन है ना, इसके लिए टाइम, TIME, ये जो वर्ड है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है क्योंकि जो MBBS का कोर्स ड्यूरेशन होता है वो होता है 5 ईयर्स का, 5.5 ईयर्स का, कहीं कहीं 6 साल के भी होते हैं। तो आप अगर 19 साल की उम्र में पहला ड्रॉप लेते हो और आप उस ड्रॉप में क्लियर नहीं कर पाए अपना एग्ज़ाम, एक गवर्नमेंट सीट ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो आपकी उम्र होती है 20 ईयर्स। उसके बाद आप कहीं MBBS करने के लिए किसी अब्रॉड कंट्रीज़ में चले जाते हो, ठीक है, जैसे कि रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे कम एक्सपेंस में आपको MBBS करवाया जाता है। तो अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ 6 साल की कोर्स ड्यूरेशन होती है। 6 साल की कोर्स ड्यूरेशन के बाद आपका जो टोटल होगा, आपका जो एज होगा वो 20 + 6 = 26 ईयर्स के आप हो जाओगे। अब 26 ईयर्स के बाद आपका 1 साल का इंटर्नशिप रहेगा, आप हो जाओगे 27 ईयर्स के। 27 ईयर्स के बाद आप सिर्फ MBBS करके तो नहीं रह जाओगे, आप ये सोचोगे कि मैंने चलो MBBS की डिग्री मुझे मिल गई है, तो मैं उसके आगे कुछ बड़ा लेवल पे सोचूं, कुछ आगे सोचूं, ताकि मैं और अच्छा कर पाऊँ अपने जीवन में, मैं और अच्छा अपने लाइफ में अपनी और सक्सेस के लेवल को बढ़ा पाऊँ। तो अब उसके लिए आप मास्टर्स करने की सोचोगे, आप PG करने की सोचोगे। अब जब आप PG करने की सोचोगे तो उसकी जो कोर्स ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की होती है। तो 27 + 30 आपका एज हो जाता है 30 ईयर्स। तो ये जो 30 साल की उम्र होती है, 30 साल की उम्र में एक आप सक्सेसफुल डॉक्टर रहते हो, आपको डिग्री मिल जाती है PG की, आप एक PG डॉक्टर होते हो, तो आपके लिए इस चीज़ से बेटर और क्या ही हो सकता है। अगर मेरी नज़रिए से देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि 30 साल की उम्र में अगर आप एक अच्छी डॉक्टर बन जाओगे तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक दूसरा ऑप्शन था आपके लिए कि आप ड्रॉप ले सकते हो। पहला ऑप्शन तो हमारा ये था कि एक प्राइवेट कॉलेज में जिसका कि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, 1.5 CR to 2 CR जाता है, तो इसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये ऑप्शन थी आपके पास कि आप ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है। अब आप ड्रॉप लोगे तो मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। अब आपके पास तीसरा ऑप्शन ही आता है, और मैं आपको ये कहूँगा, ये आपको शायद सुनने में थोड़ा फ़नी लगे या फिर थोड़ा, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन ये जो ऑप्शन है वो है, तीसरी ऑप्शन आती है कि आप अपना करियर चेंज करो। करियर चेंज इन द सेंस कि आप मेडिकल MBBS परस्यू ना करके आप कोई और कोर्स परस्यू करो। जैसे कि आपके पास ऑप्शंस आते हैं BHMS, BAMS, BUMS, BSc, और आपके पास BDS के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। पर मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप MBBS करके आप अपनी लाइफ में एक अलग तरह का रेपुटेशन कमा सकते हो, आपके पास एक अलग तरह की पहचान रहेगी, आपको जो मार्केट में वैल्यू रहेगा वो कुछ अलग रहता है। BDS MDS वालों की भी रहती है पर इतनी नहीं रहती, ठीक है। ये कोर्सेज़ भी अच्छे कोर्सेज़ हैं, MBBS की तरह ही ये कोर्सेज़ भी अच्छे कोर्सेज़ हैं। आप इससे भी लोगों के बेटरमेंट में आप अपना हाथ मिला सकते हो, आप अपना हाथ जुटा सकते हो, लेकिन इससे आपको भी तो कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड लोग यही देखते हैं कि आप कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो एट दी एंड आपको अगर ये सारी कोर्सेज करने के बाद आपको सैलरी मिल रही है तो आपको कितना मिल रहा है।
तो आपको अगर ये सारी कोर्सेज़ करने के बाद सैलरीज मिलती हैं तो 30K to 50K तक आपको सैलरी मिलती है पर मंथ की। तो ये जो सैलरी है, जिस अमाउंट की सैलरी आपको मिलती है, ये इतना आउटपुट नहीं होता है। और आज की डेट में जिस तरह से आज का एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उस तरह से इतने खर्चे में नहीं चलता है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा कि आप चौथा ऑप्शन चूज़ करो। ये चौथा ऑप्शन ये है कि MBBS अब्रॉड आके आप कर सकते हो। अब MBBS अब्रॉड आने से क्या हो जाएगा, ऐसा तो क्या हो जाएगा कि मतलब हमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी? सैलरी मैटर नहीं करता है, ठीक है। सैलरी टोटली मैटर नहीं करता है कि आप MBBS अब्रॉड आके आप सैलरी ज़्यादा कमा लोगे। आपका जो सपना रहता है वो सपना साकार हो जाएगा। पता है, जब हम छोटे बच्चे थे, मैं खुद जब एक छोटा बच्चा था और जब मैं 3rd 4th स्टैंडर्ड में था और जब टीचर्स मुझसे पूछा करते थे कि बाबू आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे, आपका लाइफ का गोल क्या है, आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं ये सोचता था कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं पर्सनली ये सोचता था कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बन के मैं लोगों की लाइफ बचाना चाहता हूँ। मैं उनकी लाइफ में एक ऐसा खुशी लाना चाहता हूँ कि और कोई इंसान डॉक्टर की प्रोफेशन छोड़ के और कोई इंसान उनकी लाइफ में ये खुशी नहीं दे सकता। एक जो अपने जो लोग होते हैं ना, उन अपने लोगों की जो ज़िंदगी बसती है ना, उसमें जो खुशी और जो दुआएं मिलती है लोगों से, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में और कुछ नहीं होगा। पैसे भी नहीं होंगे, पैसे भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होगी। जो लोगों की दुआ आपकी हेल्प करेगी ना, वो आपको पैसे भी नहीं दे सकते हैं। तो ये जो चौथी ऑप्शन आती है आपके पास, MBBS अब्रॉड का ऑप्शन आता है। अब MBBS अब्रॉड में आप ये सोचोगे कि आपको कितने साल के कोर्स होंगे। तो जो MBBS अब्रॉड होती है वहाँ पे, जैसे कि आप मान लो एक रशिया, जैसे कि मैं खुद एक रशिया में बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा जो कोर्स है MBBS का, वो 6 साल का कोर्स है, ठीक है। हमारे कॉलेजेस में 6 साल की कोर्स प्रोवाइड की जाती है MBBS की। और जो फ़ीस होती है, ये फ़ीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। इतना तक कि अफोर्डेबल होता है कि जैसे कि आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में जो 1 साल की फ़ीस भरोगे, वो पूरी फ़ीस जो आप 1 साल की इंडिया में भरोगे, उतने में आपका पूरा 6 साल का फ़ीस MBBS अब्रॉड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि अफोर्डेबल फ़ीस होती है, अफोर्डेबल रेंज होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए एक अफोर्डेबल रेंज होता है, ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। तीसरा कि अब हम अपनी कंट्री छोड़ के आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, लैंग्वेज का डिफरेंस होगा। हाँ, लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, पर एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है जिसमें हमारी पढ़ाई होती है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। रशियन लोग बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे चीज़ों में। और इन्वायरमेंट भी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मिला जुला इन्वायरमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है आपको। यहाँ पे रशिया में इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे जो कि कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा चलाए जाते हैं, तो कुछ जो पहले से लोग रह रहे हैं उनके द्वारा चलाए जाते हैं। तो इसमें फ़ायदा होता है। इसमें फ़ायदा इस तरह से होता है कि अगर कोई बच्चा खुद से खाना नहीं बना सकता तो उसको वो अपना मेस लगवा सकता है, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे रहता है। वो भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होता कि हाँ आप प्राइस सुन के घबरा जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी एक अफोर्डेबल होता है, तो आप ईजिली वो भी अफोर्ड कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो NMC और WHO से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है यहाँ पे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि अब जो आपकी डिग्री होगी वो इंडिया में जाके 6 साल के बाद वैलिड होगी। बस अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो NMC और WHO के गाइडलाइंस से रिकग्नाइज्ड है ना, तो इससे बेहतर चीज़ और कुछ नहीं हो सकता। बस अब इतना समझ लो, मज़ा आ जाएगा आपको। आपके ये सारी जो पॉइंट मैंने बताई, जैसे कि 5 to 6 ईयर्स की कोर्स होती है, अफोर्डेबल फ़ीस होते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, मेस की फैसिलिटी होती है, उसके बाद NMC और WHO से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ होती है, तो ये अच्छा है। ये सारी चीज़ें MBBS अब्रॉड में मिलती है और ये एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है, तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और एक ये बहुत ज़्यादा ईजी वे है कि एक स्टूडेंट जो कि बचपन से सोचता आ रहा है कि मुझे डॉक्टर बननी है, तो उसके लिए बीच में कोई हर्डल नहीं आएगा, उसके लिए बीच में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, और वो ईज़िली अपना जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है, अपना जो MBBS का ड्रीम है वो परस्यू कर सकता है। उसके बाद लोग ये सोचते हैं कि अब हमें इंडिया में आने के बाद भी हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो हाँ, एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम देना पड़ता है उसके लिए। तो जो लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम देते हैं वो इंडिया के लिए अलग होता है और अदर कंट्रीज़ के लिए अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो जैसे कि आप इंडिया के लिए एग्ज़ाम दोगे तो इंडिया के लिए हमें एग्ज़ाम देना होता है। अब
पहले FMGE था, अब नेक्स्ट आएगा NEXT करके एग्ज़ाम है, हमें इंडिया के लिए वो देना पड़ेगा, वो क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इंडिया में लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद US के लिए USMLE होता है, ठीक है। UK के लिए हमें प्लैब देना पड़ता है, आयरलैंड के लिए IMC देना पड़ता है। ऐसे थोड़े बहुत कंट्रीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होते हैं, जिसके थ्रू आपको लाइसेंस मिलता है। तो ये चीज़ है ना, बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास एक ऐसा तरीका है, हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू हम अपना जो बचपन से सपना देखते आ रहे हैं, हम अपना जो इस शर्ट के ऊपर जो हम वाइट कलर का कोट पहन के और एक स्टेथोस्कोप लगा के हम लोगों के जीवन बचाने की जो सपना बचपन से देखते आ रहे हैं, वो सपना हमारा साकार हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। जो बच्चे कम स्कोर कर पा रहे हैं, जो बच्चे चाह के भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए भी, वो भी ये चीज़ आके MBBS अब्रॉड में कर सकते हैं। अब मेन बात क्या आती है कि जब कोई भी पेरेंट्स या कोई स्टूडेंट ये सुनता है कि अरे कहीं से हमने ये सुना कि MBBS हम अब्रॉड में कर सकते हैं। चलो ठीक है, हमने सुन लिया कि ये चीज़ हम कर सकते हैं MBBS अब्रॉड। जब MBBS अब्रॉड का नाम सुनते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हाँ हम अपना देश छोड़ के कहीं और देश में जाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है किसी भी पेरेंट के दिमाग में कि हाँ इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं आप सभी से वापस से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, इसका कॉस्ट बहुत कम है। इतना कम है कि अगर आप अपने बच्चों को ये सोच रहे हो कि हाँ मैं अपने बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा इंडिया में, तो आप जो इंडिया के 1 साल की फ़ी भरोगे उतने में यहाँ के 6 साल की फ़ीस हो जाएगी। तो आप खुद सोचो ना कि आपका कितना ज़्यादा पैसा सेव हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हम सभी बच्चों के लिए, जो कि अभी फ़िलहाल नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो 12th में हैं और जो ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं MBBS परस्यू करना चाहता हूँ, जिनका बचपन से ड्रीम है, जिनके माँ बाप के सपने हैं, तो वो अपने माँ बाप के सपने से लेके अपना सपना एकदम ईजी तरीके से वो पूरा कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एक ऐसा काम कर सकते हैं ना कि लोगों की दुआएं मिलेंगी आपको, कि अगर कोई किसी की जान बचा रहा है, कोई सोशल वर्क कर रहा है, उनको जो इज्जत मिलती है, उनको जो रेपुटेशन मिलता है, उनकी जो सोशल रेपुटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमें कहीं भी इज्जत मिल रही है तो हमें इज्जत से बड़ा पैसा कभी नहीं होता। तो ये चीज़ें कुछ होती है जो बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ में, और ये एक ऐसी चीज़ है हम सब के लिए, एक ऐसा रास्ता है कि कोई भी बच्चा जो अपना ड्रीम साकार करना चाहता है वो पीछे ना रह जाए किसी से। तो उसके लिए एक अच्छा सा रास्ता है ये, आप ये चीज़ कर सकते हो। तो मुझे यही चीज़ें आपको बतानी थी, मैंने थोड़ी बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझा दी है। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा या आपको कोई भी क्वेरी होगा, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आना। डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो गूगल फॉर्म फिल कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप आराम से गूगल फॉर्म फिल कर देना, उसके कोई चार्जेस भी नहीं है। आप गूगल फॉर्म फिल करोगे, मैं आपको सामने से कांटेक्ट करूँगा, मैं आपसे बात करूँगा। आपको कोई क्वेरी हो, आपको कुछ जानना हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं रशिया में स्टूडेंट हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। आपको रशिया छोड़ के अगर कहीं और की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मैं वहाँ की भी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा। हर जगह की हर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू गूगल फॉर्म। मेरी इंस्टा आईडी होगी, मेरी स्नैपचैट आईडी होगी, मेरी फेसबुक आईडी होगी, सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप प्लीज़ आना, मुझसे कांटेक्ट करना, मुझसे बात करके देखना। अगर आपको अच्छा लगे फिर आप अपने तरीके से अपना डिसीज़न लेना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मेरे सोच से आप अपना डिसीज़न लो। आपकी लाइफ है, आप अपनी डिसीज़न आप खुद ले सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप एक बार मेरे से बात करके देखना। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से बात करना, उसके बाद आपको जो डिसाइड करना हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो करना। तो अभी तक का हमारा इतना ही साथ था, मुझे आपसे यही सारी चीज़ें बतानी थी, आप सभी को यही सारी चीज़ें समझानी थी। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है, और आगे भी मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए डालता रहूँगा, ताकि आपके लिए जो मन में आपके कुछ क्वेरीज़ हों वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएँ, वो सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आ जाएँ सारी चीज़ें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आपके लिए डिसीज़न लेने में अच्छा होगा। तो चलो फिर मैं चलता हूँ, और आप अपना रिव्यू कमेंट में देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे सपोर्ट करते रहना। चलो।